नमस्कार दोस्तों। राजनीति जब अपने पसंद की हो जाने लगे तो लोगों को असल मकसद का पता ही नहीं चलता। सारी पार्टीज अपने अपने जोरों से किसानों का समर्थन कर रही हैं। सरकार और विपक्ष में दरअसल विपक्ष किसानों का साथ दे रही है, लेकिन हमारे किसान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का साथ नहीं चाहते हैं। दुविधा देखिए, पहले लोगों को या समाज को अपनी बातों को रखने के लिए पार्टियों का सहारा चाहिए होता था, लेकिन आज विपक्ष इतना कमज़ोर हो गया है कि लोग खुद उनका साथ नहीं चाहते हैं और अब विपक्ष को ये साबित करना पड़ रहा है कि वो लोगों के साथ है। क्या दिन आ गया है। इसके लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब विपक्ष ही खत्म हो जाएगा तो अपनी बातों को आगे पहुंचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और अब किसानों ने भी ये कह दिया है कि उन्हें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि किरदार ज़रूरी होता है पार्टियों का, तभी तो वो कह सकेंगी कि हम ही तो थे आपके साथ। दरअसल वो आपके साथ खड़ी नहीं होती हैं, बल्कि अपना उल्लू सीधा कर रही होती हैं, तभी तो किसानों का समर्थन कर रही हैं। किसानों की बस एक छोटी सी मांग है कि उनके फसलों को उनको गारंटी मिल सके, जो कि सरकार देना चाहती है और नहीं भी देना चाहती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये कोई एमआरपी नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये एमआरपी को कहा जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एमएसपी का सिंपल मीनिंग यही है कि सरकार आपको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है ताकि आपको ना ही लॉस हो और ना ही फ़ायदा। अब आज के दौर में सरकार दो फसलों को एमएसपी पर खरीदती है, व्हीट और राइस, यानी गेहूं और चावल। और इस साल का जो लेटेस्ट एमएसपी रेट चल रहा है वो है 1860 और 1975 पर क्विंटल। अब यहाँ पर एमएसपी के रेट को इसलिए भी कम रखा जाता है क्योंकि मार्केट इंटरवेंशन काफ़ी ज़रूरी है। हम अपनी इकोनॉमी को खुला छोड़ नहीं सकते, इसीलिए एमएसपी को हमेशा से जो है गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल ही रखा जाता है। अब बात करें एमएसपी डिसाइड कौन करता है, तो एमएसपी डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कमीशन है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये जो कमीशन है वो किसानों की फसलों का देख रेख करती है कि किसी भी फसल को उगाने में किसानों को कितना कॉस्ट और एक्सपेंसेस आ रहे हैं। उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट को कैबिनेट के पास भेजती है, और उनकी जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक एंड अफेयर्स, वो फाइनली ये तय करती है कि इस साल का जो एमएसपी रेट होगा वो आखिर कितना होगा। एमएसपी की कौन कौन सी फसलें हैं, तो एमएसपी हमें टोटल 22+1 यानी 23 फसलों पर हमें एमएसपी मिलती है, जिसमें सबसे पहले आता है अनाज। गेहूं, चावल, जौ वगैरह इनमें शामिल हैं। उसके बाद 5 दालें ऐसी हैं जिसमें हमें एमएसपी मिलता है, जिसमें मूंग, मसूर और उड़द का दाल वगैरह शामिल है। उसके बाद 7 तेल के बीजों पर भी हमें एमएसपी दिया जाता है, जिसमें सरसों, सोयाबीन और मूंगफली वगैरह शामिल हैं। उसके बाद आता है 4 कमर्शियल फसलें, उस पर भी हमें एमएसपी मिलता है, जिसमें गन्ना, कॉटन और रॉ जूट शामिल हैं। अब बात करें किन किन फसलों पर हमें एमएसपी नहीं दिया जाता है, तो सबसे पहले हमें फ्रूट्स पर एमएसपी नहीं मिलता है, वेजिटेबल्स पर हमें एमएसपी नहीं दिया जाता है। इसके अलावा दूध मक्खन का जो कारोबार करते हैं उन पर भी हमें एमएसपी नहीं मिलता है। फिशरीज पर हमें एमएसपी नहीं दिया जाता है। इसके अलावा फ्लावर्स पर भी हमें एमएसपी प्रोवाइड नहीं किया जाता। हालांकि ये सब भी तो अनाज है, लेकिन इसे एमएसपी के लिस्ट में नहीं रखा गया है। अब किसानों को एमएसपी कैसे दिया जाता है, तो किसानों के लिए एपीएमसी मंडी बनाई गई है, जहां पर वो अपनी फसलों को ले जाते हैं और वहां पर उनकी फसलों की बोली लगती है। अब एपीएमसी मंडी किस तरह से काम करता है और ये कब बनाया गया था, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वाली वीडियो में आपको बताई हैं। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। अब मान लीजिए किसानों ने ढेर सारा फसल उगा लिया है और एपीएमसी मंडी में उनकी फसलों की बोली नहीं लग सकी, यानी उनका पूरा फसल नहीं बिक सका, तो उन्हें कहा जाता है आप एक काम करें, एफसीआई चले जाएं, यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वहाँ पर सरकार क्या करती है, किसानों का पूरा फसल खरीद लेती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि किसानों को 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी देता है सरकार, लेकिन खरीदता है सिर्फ 2 फसलें। एफसीआई में किसानों से सिर्फ गेहूँ और चावल को ही खरीदा जाता है, तो बाकी का जो 21 फसलें एपीएमसी में जो अगर नहीं बिक पाई तो उनका क्या होगा। खैर, किसान अपना गेहूँ और चावल लेकर एफसीआई पहुँचता है। अब एफसीआई में हमें बहुत ही ज़्यादा करप्शन देखने को मिलता है। एफसीआई पूरा करप्शन से भरा हुआ है। किसान जब अपनी फसल लेकर एफसीआई पहुंचता है तो उन्हें कहा जाता है देखिए अभी हमारा जो गोदाम है वो पूरा भरा पड़ा है, आप एक काम करें 5 दिन बाद आएँ। अब किसानों का 5 दिन बाद आने का मतलब यही है कि उनका जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है, जो खर्चा है, वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। अब 5 दिन के बाद किसान फिर से एफसीआई जाते हैं और एक बार फिर से उन्हें जगह ना होने का बहाना बनाया जाता है। अब किसान परेशान हो जाते हैं और आखिरकार वो वहाँ के जो थर्ड पार्टी होते हैं, जो वहाँ के एजेंट होते हैं, उनको अपनी फसलों को बेच देता है, वो भी एमएसपी के नीचे वाली प्राइस पर। फॉर एग्जांपल इस साल का जो एमएसपी चल रहा है वो 2000 के करीब है,
तो अब किसान हार पछता कर करता क्या है कि अपनी फसलों को 1600-1700 में वहाँ का जो थर्ड पार्टी एजेंट होते हैं उनको बेच देता है। अब जैसे ही किसान अपनी फसल को थर्ड पार्टी एजेंट को बेचता है, उसके बाद एफसीआई में जगह ऑटोमेटिकली खाली हो जाता है। और अब ये एजेंट क्या करते हैं, इन फसलों को पूरे एमएसपी रेट में यानी 2000 रुपये के प्राइस में क्या करते हैं, अब एफसीआई को दे देते हैं। और जो रसीद बनाया जाता है वो छोटे किसान के नाम पर ही बनाया जाता है और यहीं से जो 300 रुपये का करप्शन है वो शुरू हो जाता है। अब जैसे एफसीआई में किसानों को फसल लेने का जो है करप्शन भरा हुआ है, इसी तरह से किसानों का फसल को जो है निकालने में भी पूरा करप्शन भरा हुआ है। अब क्या किया जाता है एफसीआई में कि बोरी का बोरी खराब फसल एफसीआई के गोदाम में डाल करके वहां से अच्छी फसलों को निकाल लिया जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब भी आप राशन दुकान में जाते हैं राशन लेने के लिए, तो आपको कितना खराब क्वालिटी का माल प्रोवाइड किया जाता है। तो क्या हमारे जो किसान हैं वो इसी टाइप का जो है फसल उगाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसका असल रीज़न यही है कि एफसीआई में हमें इतना ज़्यादा करप्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से राशन दुकानों में हमें इतना चीप क्वालिटी का जो है फसल प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करें एमएसपी कैसे स्टार्ट हुआ और इसे क्यों स्टार्ट किया गया था और आज के डेट में एमएसपी का क्या स्टैंड है। तो 1964-1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री की सरकार थी, तो उस वक्त हमारे देश में अकाल आया हुआ था, यानी सूखा पड़ गया था और किसानों की हालत बहुत खराब थी। उस वक्त हमारे देश में पीएल स्कीम 480 चलता था और हमें अपना अनाज यूएस से मंगवाना पड़ता था। अब ये पीएल स्कीम क्या था, इसके बारे में हम फिर कभी वीडियो में बात करेंगे। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई। इनकी डेथ के बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी और ये जब प्राइम मिनिस्टर बनी तो इन्होंने देखा कि हमारे देश में फूड सिक्योरिटी होना काफ़ी ज़रूरी है। हमें अपना अनाज खुद उपजना होगा, खुद पैदा करना पड़ेगा। कब तक हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे? और यहीं से ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। अब ये कैसे किया गया? तो नॉर्मन बोरलैग और एमएस स्वामीनाथन ने मिलकर ये काम किया। इन्होंने मेक्सिको से सीड्स मंगाए और उस वक्त किसानों के लिए एक अनाउंसमेंट की गई कि आप गेहूं की फसल उगाएं और फसल उगने से पहले ही उन्हें एक रेट तय कर दिया गया, रेट को अनाउंस कर दिया गया कि हम आपकी फसल को इतने प्राइस पर ले लेंगे। अब ये रेट तय करने का असल मकसद यही था कि किसान मोटिवेट हो सके, उनको किसी तरह का डर ना हो, इसीलिए फसल उगने से पहले ही उनको एक रेट अनाउंस कर दिया गया और यहीं से एमएसपी की शुरुआत हुई। उसके बाद जैसे जैसे दिन जाता गया, गेहूं से स्टार्ट हुआ ये एमएसपी आज हमें टोटल 23 फसलों पर दी जाती है। तो आज के डेट में एमएसपी देने का असल रीज़न क्या है? तो सबसे पहला मेन रीज़न जो है वो है टीपीडीएस स्कीम, यानी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। 2014 में जब यूपीए की सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी, तो इन्होंने एक स्कीम पास किया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कीम था जिसमें 80 करोड़ लोगों को शामिल किया गया था। इसीलिए आप देखते होंगे कि स्कूल में बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है, ये इसी स्कीम के तहत आता है। और जो टीपीडीएस स्कीम है, यानी राशन दुकान में आपको 3 रुपये केजी चावल, 2 रुपये केजी गेहूं और 1 रुपया केजी मोटा अनाज जो प्रोवाइड किया जाता है, वो भी इसी स्कीम के तहत आता है। तो इस स्कीम का असल मकसद यही था कि हमारे देश में कोई भी भूखा ना रहे। इन तीनों चीज़ों को राशन दुकान में आपको 5-5 केजी करके दिया जाता है, ताकि अगर कोई भी शख्स पूरा महीना भी खाना चाहे तो वो 30 रुपया में आसानी से अपने पेट को भर सकता है। तो यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने जाते जाते गरीबों के लिए एक अच्छा काम कर दिया है, जहाँ पर एमएसपी का रेट है, क्या चल रहा है आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कम प्राइस पर राशन प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करें एफसीआई के गोदाम में जब सरकार किसानों से उनकी फसलों को ले लेता है, यानी 19 रुपया 75 पैसा पर केजी गेहूं और 18 रुपया 60 पैसा पर केजी चावल, तो क्या जो टोटल कॉस्टिंग है सरकार का वो इतना ही आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब किसानों से उनकी फसलों को सरकार लेता है, उसके बाद वो उन्हें एफसीआई के गोदाम में लगता है, जहाँ पर फसलों का जो है मेंटेनेंस किया जाता है, देख रेख किया जाता है और वहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको सरकार को पे करना पड़ता है, सैलरी देना पड़ता है। तो जो अंत में टोटल कॉस्ट होता है सरकार का वो डबल हो जाता है। यानी अगर तकरीबन 20 रुपया पर केजी सरकार किसी भी किसान से उनका फसल खरीद रही है, तो अंत में जाकर के जो कॉस्टिंग होता है वो सरकार का वो डबल हो जाता है, यानी 40 रुपया के करीब सरकार को पड़ जाता है। प्राइस फिक्सिंग मेथड 2004 में एमएस स्वामीनाथन समिति ने यह बताया कि अगर आप किसानों को एमएसपी देना चाहते हैं तो आप किस तरह से दे सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने किसानों का जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि सीड्स, बायो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इन सारी चीज़ों का जो कॉस्ट होता है उनको ऐड कर लिया। अब इन सारी चीज़ों को खेती करना पड़ेगा और खेती कौन करेगा? किसान के फैमिली का ही कोई मेंबर होगा।
तो यहाँ पर फैमिली लेबर का जो कॉस्ट होता है उसको ऐड कर लिया गया। और अंत में किसान अपनी ज़मीन पर खेती करता है, वो अपनी ज़मीन पर खेती ही क्यों करे, वो उनको रेंट में दे सकता है। तो यहाँ पर जो रेंट का पैसा होगा उनकी ज़मीन का, उसको ऐड किया गया। और जो कैपिटल लगाता है किसान अपनी खेती में, वो अपनी कैपिटल को जो है बैंक में रख सकता था, जहाँ पर उनको इंटरेस्ट मिल सकता था। तो इस चीज़ को भी जो है ऐड किया गया। और अंत में जो टोटल आया, यानी किसानों ने जो बेसिक चीज़ें लगाई उसका, और जो फैमिली लेबर हुआ उसका, और उनका जो ज़मीन था उनका रेंट, और जो कैपिटल लगाया किसानों ने उनका इंटरेस्ट, इन सारी चीज़ों को जोड़कर जो अमाउंट आएगा इसका 1.5 गुना किसानों को पे करना पड़ेगा सरकार को। यही होगा किसानों का एक्चुअल MSP। लेकिन सरकार यहाँ पर ये नहीं करती है। सरकार क्या देती है, बेसिक चीज़ें हैं, और जो फैमिली लेबर है उनको ऐड करके इसका 1.5 गुना पे करती है सरकार। अब यहाँ पर जो किसानों का रेंट है और किसानों का जो कैपिटल इंटरेस्ट है वो सरकार नहीं देती है। इतना ही देने में किसानों को सरकार का हालत ख़राब है। और जो दूसरा मसला ये है कि सरकार ने यहाँ पर 23 फसलों को MSP पर रखा है, लेकिन सरकार FCI में सिर्फ 2 फसलों को ही खरीदती है, गेहूँ और चावल। तो बाकी का जो 21 फसलें हैं अगर वो APMC में नहीं बिक सकी तो उनका क्या होगा। और तीसरा मसला है करप्शन का। किसानों की फसल और करप्शन का मसला हर जगह है, तो सरकार को इसमें कुछ करना पड़ेगा। और जो इसके बाद मसला आता है वो इन्फ्लेशन का, कि मान लीजिए आपने किसानों के लिए MSP का रेट जो है तय कर दिया 20 रुपया पर kg, बट क्या हुआ कि 6 महीना बाद महंगाई बढ़ गई, तो फिर किसानों का क्या होगा, इसके लिए भी सोचना होगा। और सबसे अंत और अहम मसला यह है कि वर्ल्ड अफेयर ने ऑलरेडी ही बोल दिया है कि किसानों को अपना जो क्रॉप पैटर्न है वो चेंज करना पड़ेगा, जहां पर अगर लगातार आप एक ही फसल को उगा रहे हैं एक ज़मीन पर, तो वहां की जो ज़मीन है वो बंजर हो सकती है। तो ये भी काफ़ी अहम मसला है। अब इस न्यू बिल के आने के बाद पंजाब और हरियाणा के किसानों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, वो क्यों इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मेन रीज़न यही है कि पंजाब और हरियाणा में सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ही है, और वहाँ के ज़्यादातर लोग MSP पर ही डिपेंड करते हैं। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि FCI के गोदाम में जो टोटल राइस जमा होता है उसका 88% कंट्रीब्यूशन पंजाब और हरियाणा के किसानों का ही होता है, और जो टोटल गेहूं जमा होता है उसमें 70% कंट्रीब्यूशन पंजाब और हरियाणा के किसानों का ही होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MSP का जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो पंजाब और हरियाणा के किसानों को ही मिलता है। और वहीं पर अगर हम ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो यहाँ पर राइस 35% और गेहूँ 62% है। अब अंत में बात करें इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, जहां पर किसानों का ये कहना है कि हमें MSP पर गारंटी चाहिए, वो भी लिखित रूप में। लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम आपको MSP पर गारंटी देंगे जैसे पहले दिया करते थे, क्योंकि पहले भी MSP लिखित रूप में नहीं था। सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती थी MSP के लिए, तो फिर आज आप लिखित रूप में क्यों मांग रहे हैं। लेकिन मेरा ओपिनियन यही है कि सरकार को अब एटलीस्ट किसानों की बात मान लेनी ही चाहिए, क्योंकि जब आप MSP देना ही चाहते हैं तो आप इसे लिखित रूप में किसानों को दे ही सकते हैं। और जो दूसरा सॉल्यूशन है कि इसमें कोर्ट का इंटरवेंशन होना चाहिए। इस बिल में दरअसल ये है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा किसानों को तो उन्हें SDM या फिर कलेक्टर के पास जाना होगा, लेकिन आप जानते ही हैं कि कलेक्टर और SDM को खरीदना कितना आसान है। तो यहाँ पर किसानों के लिए एक ट्राइब्यूनल कोर्ट होना चाहिए जहाँ पर वो अपने डिस्प्यूट को आसानी से सॉल्व कर सकें। और जो तीसरा सॉल्यूशन है कि जो रजिस्ट्रेशन हो वो प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ हो। कोई एक पैन कार्ड के आधार पर किसानों से उनकी फसल को नहीं खरीद सकता। यहाँ पर जैसे हम कोई सर्टिफिकेट बनाते हैं तो वहाँ पर जो किस तरह से प्रॉपर वेरिफिकेशन किया जाता है, इसी तरह से यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चले ताकि किसानों को कोई फ्रॉड ना कर सके। तो आज की इस वीडियो को जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा अगला वीडियो होगा द इसेंशियल कम्युनिटी अमेंडमेंट 2020। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।